एक ज़माने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था सुवर्णपुर। उस राज्य में एक बूढ़ा राजा विक्रमादित्य राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य का एक बेटा था जिसका नाम देवराज था। देवराज बहुत ही होनहार और बहादुर राजकुमार था। एक दिन राजकुमार देवराज को पड़ोसी राज्य से संदेश आया कि वहाँ के महाराज उन्हें अपने राज्य में बुला रहे हैं। उन्हें वहाँ जाकर कुछ महीनों तक रहना था और राज्य के काम सीखने थे। राजा विक्रमादित्य अपने बेटे देवराज को विदा कर रहा था। राजकुमार देवराज अपनी खूबसूरत पत्नी माधुरी को अपने पिता के पास छोड़कर जा रहा था। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। राजकुमार देवराज ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि पिताजी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा कि बेटा बेफिक्र रहो, माधुरी को मैं बहुत प्यार दूंगा। राजकुमार देवराज ने अपनी पत्नी माधुरी को गले लगाया और घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब माधुरी अपने ससुर को दूध दे रही थी, राजा ने कहा कि बहू इधर आओ, मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बहू, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो हर समय मेरे पास हो, मेरे दिल को बहलाए और मुझे खुश रखे। बहू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मेरी इच्छाओं को पूरा करने वाली पत्नी मिल जाए। माधुरी ने कहा कि ससुर जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना, आपका ध्यान रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ससुर जी, आपका हर आदेश मान्य है। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। राजा उठकर माधुरी के करीब बैठ गया। राजा ने माधुरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। माधुरी ने कहा कि ससुर जी, इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो हम दोनों इस महल में अकेले हैं। ससुर जी, मैं रात को आपको एक खास उपहार दूंगी। माधुरी ने बर्तन उठाए और रसोई की तरफ चली गई। राजा विक्रमादित्य माधुरी को जाते हुए पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा था। राजा विक्रमादित्य की नज़रें माधुरी पर चुपके से टिकी रहती। जब भी माधुरी अपने कमरे में अपने बाल बांधती या कुछ और काम करती तो राजा उसके कमरे में आ जाता और कहता कि बहू, काम करते हुए यह दुपट्टा उतार दिया करो ताकि ठीक से काम कर सको। राजा की छुपी हुई नज़रें उसे घूरती रहती, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने कमरे से उठा और धीरे धीरे माधुरी के कमरे की तरफ बढ़ा। माधुरी दर्पण के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसका दुपट्टा कंधे से सरक गया था। अचानक राजा विक्रमादित्य के पैरों की आहट सुनकर वह मुड़ी और घबराई हुई आवाज़ में बोली कि ससुर जी, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? राजा आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसला, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। उसने माधुरी को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों पलंग पर गिर गए। माधुरी के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। वह घबराहट में तुरंत उठी और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए खड़ी हो गई। उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली कि ससुर जी, यह क्या था? राजा ने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक अब भी मौजूद थी। उसने कहा कि माफ़ करना बहू, मेरा पाँव फिसल गया। दरअसल मैं तुमसे अपनी दवाई पूछने आया था कि वह कहाँ रखी है। माधुरी के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने जल्दी से कहा कि ससुर जी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। वह तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जब माधुरी अपने पति देवराज को जादुई शीशे में देख रही थी और उससे बातें कर रही थी, उसकी आवाज़ में वही पुराना प्यार झलक रहा था। वह देवराज को अपनी अदाओं से हंसाती, जादुई शीशे में देवराज को अपना खूबसूरत रूप दिखाती, बार बार नए कपड़े पहनकर उसे दिखाती। वह हंसते हुए देवराज से दिल की बातें करती, लेकिन उसे क्या पता था कि राजा विक्रमादित्य खिड़की के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग भड़क रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह चुपचाप वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब माधुरी अपने कमरे में व्यस्त थी, अचानक उसे बाहर से एक औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह हैरान हुई और तुरंत बाहर निकली। वहाँ राजा विक्रमादित्य एक औरत के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। माधुरी ने हैरत और गुस्से से पूछा कि ससुर जी, यह औरत कौन है? राजा ने बड़े आराम से जवाब दिया कि बहू, मैंने तुमसे कहा था ना
कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये महिला रिश्ते करवाती है। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई अच्छी खूबसूरत पत्नी ढूंढ दें। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वह जानबूझकर माधुरी को परेशान कर रहा हो। माधुरी के दिल में गुस्से की लहर उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना पलटकर अपने कमरे में चली गई। माधुरी के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि राजा विक्रमादित्य दूसरी शादी करे, क्योंकि उसके मन में राजा विक्रमादित्य की बेहिसाब संपत्ति और धन का डर था। अगर राजा ने शादी कर ली तो सारी संपत्ति उसकी नई पत्नी के नाम हो जाएगी और माधुरी के हाथ खाली रह जाएंगे। इस डर ने उसे रात के सन्नाटे में राजा विक्रमादित्य के कमरे की तरफ धकेल दिया। वह हाथ में दूध का गिलास लेकर दरवाज़ा खटखटाती है। राजा विक्रमादित्य अपने पलंग पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना पत्र और कुछ चित्र थे, जिन्हें वह गहरी सोच में डूब कर देख रहा था। माधुरी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर उसने तुरंत वह पत्र और चित्र तकिए के नीचे छिपा दी। माधुरी अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। उसने कहा कि ससुर जी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपका सिर दबा दूं? राजा ने चुपचाप सिर हिलाया। माधुरी ने अपना दुपट्टा जानबूझकर ज़मीन पर गिरा दिया और सिर दबाते हुए अपना सिर राजा विक्रमादित्य के सीने पर रख दिया। राजा विक्रमादित्य के शरीर में एक हल्की सी कंपी दौड़ गई। वह घबराते हुए बोला कि बहू, यह क्या कर रही हो? माधुरी ने अपनी आवाज़ में एक मीठी सी चालाकी भरते हुए कहा कि ससुर जी, मैं तो आपका दिल बहला रही हूँ, आपको खुश कर रही हूँ। आप फिक्र ना करें, मेरे होते हुए आपको दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा विक्रमादित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उसने माधुरी को अपनी बाहों में भर लिया और धीमी आवाज़ में कहा कि बहू, अगर तुम मेरी इच्छाएं पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरी संपत्ति, मेरी ज़मीन, जायदाद, सब तुम्हारा होगा। फिर उसने एक पल के लिए रुककर, जैसे कोई डर उसे सता रहा हो, कहा कि लेकिन बहू, अगर देवराज को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? माधुरी ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ससुर जी, उसे कौन बताएगा? वैसे भी वह पता नहीं कब वापस आएगा, और उस कंगाल के पास है ही क्या? उसके पास तो कुछ भी नहीं। सच्चा प्यार तो वही दे सकता है जिसके पास धन हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेपरवाही थी, जो राजा विक्रमादित्य के दिल में एक नई आग भड़का गई। उसने माधुरी को और करीब खींचते हुए कहा कि ठीक है बहू, आज रात तुम यहीं मेरे साथ मेरे पलंग पर सो जाओ। माधुरी ने कुछ कहे बिना उसके साथ पलंग पर लेट गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। आधी रात को जब माधुरी गहरी नींद में डूब चुकी थी, राजा विक्रमादित्य धीरे से उठा। उसके पैर सन्नाटे में हल्की सी आहट पैदा कर रहे थे। वह सीधा माधुरी के कमरे में गया और वहां की तलाशी लेने लगा। उसकी नज़रें तेजी से हर कोने पर दौड़ रही थीं, जैसे वह कोई गहरा राज ढूंढ रहा हो। आखिरकार उसकी नज़र अलमारी के ऊपर पड़ी, जहां एक फूलों वाला छोटा सा गुलदान रखा था। राजा ने उसे उठाया, उसे हाथ में पकड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक संतोष फैल गया। उसने उस गुलदान को अच्छे से देखा और पाया कि उसके अंदर एक छोटा सा छेद है, जिसमें से कोई देख सकता है। राजा ने वह गुलदान अपने साथ ले लिया और चुपचाप वापस अपने कमरे में जाकर सो गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज हाथ लग गया हो। दिन भर माधुरी राजा विक्रमादित्य को अपनी अदाओं से लुभाती रही। कभी वह उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती और कभी अपनी बाहें उसके गले में डालकर मुस्कुराती हुई बातें करती। लेकिन राजा विक्रमादित्य अब झिझक रहा था। उसकी नज़रें माधुरी से मिलती, लेकिन वह तुरंत पलट जाता, जैसे उसके दिल में कोई नया इरादा पक रहा हो। माधुरी उसकी इस ठंडी मेहरबानी से परेशान हो गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात अचानक माधुरी के कमरे से रोने की दर्द भरी आवाज़ें गूंजने लगीं। यह आवाज़ें दिल को चीरने वाली थीं। राजा विक्रमादित्य, जो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, यह आवाज़ें सुनकर भागता हुआ माधुरी के कमरे की तरफ लपका। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हुए घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? उसकी आवाज़ में परेशानी थी, जैसे वह जानता हो कि यह रोने की वजह कुछ सीधी नहीं। माधुरी पलंग पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो और तेज़ आवाज़ में रोने लगी, जैसे उसका दिल टूट कर बिखर रहा हो।
वो हिचकियां लेते हुए बोली कि ससुर जी, आपने यह क्या कर दिया? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कहीं की नहीं रही। आपने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज़ में दर्द और आरोप था जो राजा विक्रमादित्य के दिल को चीर गया। राजा ने कदम आगे बढ़ाए और माधुरी के पास बैठते हुए कहा कि बहू, बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माधुरी ने आंसू पोंछते हुए लेकिन और ज़्यादा ज़ोर से रोते हुए बोली कि ससुर जी, मुझे सुबह से उल्टियाँ आ रही हैं। मैं गर्भवती हो गई हूँ और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? राजा तुरंत इनकार करते हुए बोला कि बहू, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम गलत फहमी में हो। उसकी आवाज़ में बचाव की कोशिश थी, लेकिन माधुरी ने उसे टोकते हुए कहा कि लगता है ससुर जी, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। रात को आपने अपने कमरे में मेरे साथ वह सब कुछ किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब आप मासूम बन रहे हैं। माधुरी की आवाज़ अब चीख में बदल गई थी, जैसे वह पूरे महल को जगाना चाहती हो, और यह नाटक अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। राजा विक्रमादित्य घबराकर उठा और दरवाजे की तरफ देखा। फिर माधुरी की तरफ पलटकर धीमी आवाज़ में बोला कि अच्छा बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वह अपने आप को अपराधी मान रहा हो। वो आगे बढ़कर माधुरी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि लेकिन इस राज का किसी को भी पता ना चले, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। माधुरी ने आंसू पोंछते हुए अपना सिर राजा विक्रमादित्य के कंधे पर रखते हुए कहा कि ठीक है ससुर जी, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह महल में एक ऐसा उलटफेर आया। राजा विक्रमादित्य जब महल में दाखिल हुआ, उसके साथ एक खूबसूरत औरत थी जिसने दुल्हन जैसा पहनावा पहना हुआ था, और वह हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। माधुरी ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखते हुए पूछा कि ससुर जी, यह कौन है? राजा ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि बहू, यह मेरी पत्नी है। मैंने शादी कर ली है। आज से यह तुम्हारी सास है। माधुरी हैरान थी। उसने सोचा कि मैं ससुर जी को खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर इन्होंने शादी क्यों कर ली? माधुरी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो धीरे से बोली कि ससुर जी, आप ज़रा मेरे कमरे में आइए, आपसे बात करनी है। वह भागकर अपने कमरे में चली गई। राजा विक्रमादित्य जब माधुरी के कमरे में गया तो वह गुस्से में पागल हो रही थी। उसने कहा कि ससुर जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। राजा ने कहा कि बहू, पागल मत बनो। मैंने शादी इसलिए की है कि यह औरत तुम्हारी सेवा करेगी। अब तुम महल का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम यह करेगी। मैं और तुम मिलकर बस प्यार करेंगे। राजा की यह बात सुनते ही माधुरी का गुस्सा ठंडा हो गया और उसके चेहरे पर एक संतोष और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन माधुरी की जिंदगी में वह तूफान आने वाला था जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। महल के मुख्य कमरे में माधुरी एक रानी की तरह बैठी थी। राजा विक्रमादित्य की नई पत्नी, जो अब उस महल की नौकरानी से ज़्यादा कुछ न थी, माधुरी के पांव दबाती, उसके सिर की मालिश करती और महल के सारे काम चुपचाप संभालती। माधुरी अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करती थी, जैसे उसने राजा विक्रमादित्य की संपत्ति और ज़मीन जायदाद को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। लेकिन राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से की एक छिपी हुई आग झलकती थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। राजा विक्रमादित्य अब माधुरी से दूर दूर रहने लगा था। उसकी नज़रें ठंडी थीं। माधुरी को लगने लगा कि उसकी मेहनत से बनाया गया जाल टूट रहा है। राजा की संपत्ति, उसकी ताकत उसके हाथ से फिसलती नजर आ रही थी। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय गुजार रहा था, माधुरी ने उसे अकेले में पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक जहरीलापन था। उसने कहा कि ससुर जी, यह क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अपनी पत्नी को ज़्यादा समय देते हैं? क्या आपको वह वादा याद नहीं जो आपने मुझसे किया था? राजा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और कहा कि माधुरी, मुझे कुछ याद नहीं। जो करना है कर लो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। माधुरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज़ तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी।
दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और अपने पति देवराज को जादुई शीशे के जरिए संदेश भेजा। उसने संदेश में लिखा कि देवराज, तुम जहाँ हो तुरंत वापस आ जाओ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत लुट गई। तुम्हारे पिताजी ने उन्होंने मुझे गर्भवती कर दिया। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दूसरे राज्य भेजा ताकि वह पीछे मुझे अपना सकें। देवराज को जब यह संदेश मिला तो उसके कानों में जैसे बिजली गिर गई। उसने तुरंत जवाब भेजा कि यह क्या कह रही हो, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। माधुरी ने एक गहरी सांस ली और जादुई शीशे से एक दृश्य भेजा, एक ऐसा दृश्य जिसमें वह राजा विक्रमादित्य के साथ उसके कमरे में थी, उसके सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। यह दृश्य माधुरी ने राजा विक्रमादित्य के कमरे में चुपके से एक छोटे से जादुई पत्थर के जरिए बनाया था, जो देवराज की दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी था। देवराज ने जैसे ही वह दृश्य देखा, उसका दिल फटने लगा, उसका शरीर कांप रहा था। देवराज ने दोबारा माधुरी को संदेश भेजा कि माधुरी, मेरी जान फिक्र मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके आ रहा हूँ, बस मेरी जान थोड़ा इंतज़ार कर लो। अगली सुबह महल का माहौल एक तूफान से पहले की शांति की तरह था। एक छोटी सी चिंगारी से सब कुछ बिखरने वाला था। राजा विक्रमादित्य, उसकी पत्नी और माधुरी भोजन कक्ष में बैठे नाश्ता कर रहे थे। राजा खामोश था। अचानक महल के मुख्य द्वार पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। एक तेज़ दिल दहला देने वाली आवाज़, माधुरी की सांस अटक गई। राजा विक्रमादित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह उस पल का इंतज़ार कर रहा हो। उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जमी। दस्तक दोबारा हुई। राजा ने दरवाज़ा खोला। सामने राजकुमार देवराज खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारियां थीं। माधुरी उठी और भागकर देवराज के गले लग गई। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए अपनी आवाज़ को नरम किया और कहा कि बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? वापस क्यों आ गए? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, राजकुमार देवराज ने गुस्से में अपने पिता का कुर्ता पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। उसने कहा कि तुम पिता नहीं, राक्षस हो। तुमने मेरी मासूम पत्नी की इज्जत लूटी, उसके साथ अत्याचार किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार देवराज ने ज़ोर से धक्का मारा। राजा विक्रमादित्य ज़मीन पर गिर गया। राजा ने एक गहरी सांस ली। वो लड़खड़ाते हुए उठा। राजकुमार देवराज को एक आसन पर बैठाते हुए बोला कि बेटा, तुम मुझे जान से मार डालना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। फिर जो सज़ा देना चाहो वह मुझे स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी जेब से एक पुराना मोड़ा हुआ पत्र निकाला और कुछ चित्र राजकुमार देवराज के हाथ में दिया। उसने कहा कि यह पत्र मेरे मित्र ने भेजा। ये चित्र देखो। तुम्हारी पत्नी यह कोई सम्मानित औरत नहीं, बल्कि एक नाचने वाली है। एक ऐसी औरत जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती थी। मेरे मित्र ने उसे वहाँ देखा और मुझे यह हकीकत बताई। राजकुमार देवराज की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने चित्र देखे। माधुरी एक अजीब सी जगह पर रंगीन कपड़ों में हंसती मुस्कुराती, जैसे वह अपने धंधे की मालकिन हो। उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा कि पिताजी, यह क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला कि बेटा, यह बताओ, जब तुम दूसरे राज्य में थे, माधुरी ने तुम्हें कितनी बार जादुई शीशे से संदेश भेजा? कितनी बार अपने दृश्य भेजे? राजकुमार देवराज ने सोचते हुए कहा कि पिताजी, उसने बस 1-2 बार संदेश भेजा था। दृश्य नहीं, उसने कोई दृश्य नहीं भेजा। राजा विक्रमादित्य के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि ठीक है बेटा, अब एक और भयानक रात देखो। वो उठा और अपने कमरे से वह खूबसूरत फूलों वाला गुलदान ले आया। उसने कहा कि यह गुलदान नहीं बेटा, इसमें एक छोटा सा छेद है जिससे मैंने माधुरी के कमरे में होने वाली सारी गतिविधियां देखी। राजा विक्रमादित्य ने एक कागज़ निकाला जिस पर उसने सब कुछ लिख रखा था। उसने कहा कि बेटा देखो, मैंने जो देखा वह तुम्हें बताता हूँ। राजकुमार देवराज ने उस कागज़ को पढ़ना शुरू किया। कागज़ में लिखा था कि रात के अंधेरे में खिड़की से एक युवक अंदर कूदा। माधुरी ने उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों पलंग पर लेट गए। राजकुमार देवराज की सांस रुकने लगी। राजा विक्रमादित्य ने आगे बताया कि बेटा, यह माधुरी सारा दिन सारी रात उसी प्रेमी से बातें करती थी, उसे प्यार भरे संदेश भेजती, नए नए कपड़े बदलकर उसे अपना रूप दिखाती और उसके लिए सजती संवरती।
लेकिन जाहिर ऐसा करती जैसे वो तुमसे बात कर रही हो। राजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए रुककर राजकुमार देवराज की तरफ देखा। उसने कहा कि मैंने जानबूझकर इस बेशर्म औरत के साथ एक झूठा रिश्ता बनाया ताकि इसकी असलियत जान सकूं। अगर यह सम्मानित होती तो कभी मेरे करीब ना आती, मेरे कमरे में ना जाती, मेरे साथ ना सोती, लेकिन इसकी संपत्ति की लालच ने इसे अंधा कर दिया था। राजा विक्रमादित्य ने एक और चौंका देने वाला राज खोला। उसने कहा कि और यह जो मेरी पत्नी है, यह कोई पत्नी नहीं बल्कि एक वैद्य है, एक स्त्री वैद्य। जब माधुरी ने मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसे गर्भवती किया, तो मैंने इस वैद्य को अपनी झूठी पत्नी बनाकर महल लाया। इसने माधुरी की जांच की और साबित कर दिया कि यह सब झूठ था। माधुरी ने मुझे धमकाने के लिए यह नाटक रचाया ताकि वह मेरी संपत्ति हथिया सके। राजकुमार देवराज की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो आसन से उठा, पीछे मुड़ा और एक जोरदार थप्पड़ माधुरी के मुंह पर मार दिया। उसने कहा कि गंदी, बुरी, बेशर्म औरत। उसकी आवाज़ महल की दीवारों से टकराई। उसने कहा कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हें खुश रखने के लिए दूसरे राज्य गया, लेकिन तुमने मेरे साथ ये धोखा किया। माधुरी की जुबान बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसका सारा नाटक धूल में मिल गया हो। राजकुमार देवराज ने गुस्से में चीखते हुए कहा कि पिताजी तुरंत सैनिकों को बुलाएं और इस औरत को राज्य से बाहर निकालें। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना। सैनिकों को नहीं बुलाना, वरना हम पूरे राज्य में बदनाम हो जाएंगे। इस नीच औरत के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि यह वापस अपनी उसी जगह जाए, उसी गंदगी में जिल्लत और बदनामी की ज़िंदगी गुजारे। दूर हो जाओ मेरे महल से, जाकर अपने उस प्रेमी के पास रहो, उसी जगह अपना धंधा करो। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, महल दिया, ये मेरी गलती थी। माधुरी ज़मीन पर बैठ गई और राजकुमार देवराज के पांव पकड़ ली। उसने कहा कि देवराज ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन राजकुमार देवराज गुस्से में पीछे हट गया। उसने 3 बार कहा कि मैं तुम्हें त्याग देता हूँ, मैं तुम्हें त्याग देता हूँ, मैं तुम्हें त्याग देता हूँ, और माधुरी को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। राजकुमार देवराज ने अपने पिता राजा विक्रमादित्य को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दें, मुझे हकीकत का पता नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये एक बड़ा धोखा था, लेकिन शुक्र है समय पर हमारी आंखें खुल गईं। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें दूसरे राज्य इसलिए भेजा क्योंकि तुम इस औरत के झूठे प्यार में पागल हो चुके थे। तुम्हारे यहाँ होते हुए यह सच कभी सामने नहीं आ सकता था, लेकिन यह धोखा, यह घाव शायद हमें भूलने में समय लगेगा। राजकुमार देवराज ने अपने पिता के पैर छुए और कहा कि पिताजी आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर आप ना होते तो मैं इस औरत के जाल में फंसकर अपना सब कुछ खो देता। राजा विक्रमादित्य ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, यह तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने सच को स्वीकार किया। उस दिन के बाद महल में फिर से शांति लौट आई। राजकुमार देवराज ने अपना सारा समय राज्य के कामों में लगाया। राजा विक्रमादित्य ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाली और माधुरी, जो अपनी चालाकी से महल की मालकिन बनने का सपना देख रही थी, उसे अपने की सज़ा मिल गई।